हेलो एवरीवन। ये क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की पहली क्लास, जिसमें हम टेंथ की कुछ बातों को और 11th की कुछ बातों को मिक्स करके एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें ये फील ही ना हो कि हम कुछ डिफरेंट चीज़ पढ़ रहे हैं और जो कि है भी नहीं। अगर कोई चैप्टर आपने टेंथ में पढ़ा है एंड फिर वो 11th में कंटिन्यू हो रहा है तो आपको फील भी होना चाहिए कि कंटिन्यू हो रहा है, बस कह देने से नहीं है। तो हम इस चैप्टर को वहीं से चालू करेंगे जहाँ पे आपने टेंथ में इसको पढ़ा था। टेंथ में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है कार्बन्स कंपाउंड, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें हम कुछ कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेफिनेशन क्या है, और क्या कुछ थ्योरीज हैं जो हमने उससे पहले पढ़ी हैं। तो पहले एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें टेंथ और 11th का मिक्स होगा। चलो, तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी क्लास चालू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आफ्टर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पुराने टाइम से अगर हम सोचते हुए चले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर ना अलग अलग बिलीव है। सबसे पहले एक ब्रेजेलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उनका एक बिलीव था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, जिनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के पास होता है। तो इसीलिए आप नहीं बना सकते किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में। तो उनका बेसिक मानना ये था कि जिनको आप लैब में नहीं बना सकते उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, उसके बाद वॉलर ने कुछ ही टाइम बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर दिया, और ये था यूरिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ये, और इसको हीट कराया और इसको हीट करा के यूरिया बनाया। हमें याद रखना होगा कि यूरिया ही वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में प्रिपेयर किया गया था। ये एग्जाम में भी पूछी हुई बात है कि यूरिया कैसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहली बार लैब में प्रिपेयर किया गया। लेकिन ये तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गया था जस्ट वॉलर से तो। लेकिन उसके बाद पूरा प्लान करके सर हर्बर्ट कॉल्ब, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और उसके बाद ये बात क्लियर हो गई लोगों को कि ये बात तो पक्की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे कोई वाइटल फोर्स नहीं है, कुछ और है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, फिर डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लेकिन सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी हम क्या नहीं बोलते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। जैसे कार्बोनेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, बाई कार्बोनेट से होते हैं। आपने NaHCO3 पढ़ा है, वो भी एक बाई कार्बोनेट है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए कार्बन के, और एलोट्रोप्स हो गए कार्बन के, इन सबको हम नहीं कंसिडर करते ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बाद में भी एक मॉडिफाइड डेफिनेशन भी देंगे जो आजकल हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन अभी के लिए ये बात क्लियर हो गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे कोई वाइटल फोर्स नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है, और हमें सोचना है उसी टाइम के अकॉर्डिंग। अभी आगे जाते जाते जाएंगे, चीज़ सीखते जाएंगे। तो एक लास्ट कंक्लूजन इधर लिखा हुआ है कि पहले हम एक बिलीव करते थे कि यूनिकनेस जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है जो उनके बनाने में यूज होता है, दैट इज वाइटल फोर्स। लेकिन क्योंकि उनको बनाने में अब कोई वाइटल फोर्स यूज नहीं हो रहा है, तो ये वाली लाइन भी क्या हो गई, खराब हो गई। तो फिर डिफाइंड किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर कोई वाइटल फोर्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिक इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर है कार्बन, जो कि खुद में यूनिक है। तो अब सारी कहानी घूम फिर के आ गई है, आखिरकार कार्बन में ऐसी क्या स्पेशल बात है। तो हमें पढ़ना होगा कार्बन को, और हम जानेंगे कि आखिरकार कार्बन में ऐसी क्या क्या खास बात है कि उससे बने हुए कंपाउंड इतने कमाल के होते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कार्बन के पास क्या स्पेशल बात है, तो एक क्वेश्चन से ही चालू करते हैं कि व्हाट इज स्पेशल इन कार्बन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपने इसका जवाब टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। कुछ कुछ बातें आपको टेंथ क्लास के साथ साथ 11th क्लास की मिल जाएंगी। सबसे पहली टर्म जो आपने पढ़ी होगी, दैट इज कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी आप जानती हैं, टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन फॉर्म, या फिर ऐसे लिख देते हैं,
and usually form 4 covalent bonds. अब वर्ड यूजुअली आया है तो किसी से तो मिलना पड़ेगा, मिलते हैं भाई, चलो आओ नोट देखते हैं करेंगे। नो, आपने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा होता है। इसमें अगर आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि हमने लिखा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ, सही बात है, यूजुअली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो इसमें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास भी क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, और इसमें आपको पता ही है कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसे बनी होती है, क्या कहानी होती है इसके पीछे, आप ये अच्छे से जानते हो। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि इसके पास जो 2 लोन पेयर होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इधर शेयर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि CO के अंदर, इन CO, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। एक और इंपॉर्टेंट बात, CO इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्बन के ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ये क्या नहीं होते भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो एक CO एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और दूसरी बात ये कि CO के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती, 3 होती। चलो, ये तो एक साइड बात थी, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है देखो। कहते हैं कि अगर साइंस पढ़ते हुए आपने बाल की खाल नहीं निकाली तो मजा तो है भाई, के बारे में तो बात कर लिया। आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनी? देखो, 4 के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, आखिरकार 4 क्यों बनी, तो 4 क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार कोवेलेंट क्यों, आए क्यों नहीं? चलो तो क्वेश्चन लिख लेते, वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉट आयनिक बॉन्ड्स। आखिरकार ऐसा क्या? अब सीधी सी बात है भाई, अगर उसको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसको या तो कैटायन बनना होगा, और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो बने क्या, कैटायन, मतलब ये फॉर्म करे, या फिर वो क्या बनाए, एनायन बनाए। एनायन मतलब C4 माइनस। अगर वो इनमें से कोई भी इजीली बना गया तो हम कहेंगे कि हाँ वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है, जैसे मेटल बनाते हैं या और नॉन मेटल बनाते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार फॉर्मेशन ऑफ C4+ को क्या प्रॉब्लम है। फॉर्मेशन ऑफ C4+, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है और आप जानते हैं कि ये कैसे होने वाला है। बेसिकली हमारे पास कार्बन होगा, और हम कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाना चाहते हैं C4+। तो उसके लिए अगर हम सोचें तो सबसे पहले तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकले, ये C+ बनेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, C2+ बनेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, C3+ बनेगा। एंड फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, C4+ बनेगा। देखते हैं क्या हुआ इधर तक। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H है, डेल्टा H1, इस रिएक्शन का डेल्टा H है, डेल्टा H1। और तो ये वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है इधर, ये वाला कंट्रोल, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये है बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है इधर, क्योंकि वो पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। और ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी 4। अकॉर्डिंग टू हैज लॉ हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू, या डेल्टा H1 लिख, इसको डेल्टा H ही लिख देता हूँ। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू
आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 4। आपको ये भी बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना जितना मुश्किल है, जितनी एनर्जी उसमें लगेगी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी। अब सोच के देखो ना कि अगर ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये सम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब डेल्टा एच क्या आएगा? हाईली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव का मतलब ये है दैट सो फॉर्मेशन ऑफ C4+ रिक्वायर वेरी हाई। और इतनी एनर्जी तो आने से रही, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। C4+ बनना बहुत ही मुश्किल काम है और वो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक। चलो अब आते हैं दूसरे पे कि भैया चलो ठीक है, ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई ना। C4- बना, वो तो बन सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो एनर्जी रिलीज भी होती है, तो अच्छी बात है। तो और उसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, तो वो भी बढ़िया बात है। एनायन बना दो। चलो फिर आओ देखते हैं ये क्यों नहीं होगा। ये होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4- बनना होगा। लेट्स से कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच भी ऐसे डेल्टा एच। इसके लिए क्या करना होगा? पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, C- बनेगा। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, C2- बनेगा। फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और C3- बनेगा। और फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और C4- बनेगा। ठीक है। तो भाई बताओ, पहले वाले को, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी आपने, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3, ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4। तो अकॉर्डिंग टू हेज लॉ हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4। अब बेटा आपने भी पढ़ा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली एलिमेंट्स की नेगेटिव होती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताइए। एक एनायन, ये जो एनायन बन गया, इस एनायन को एक और इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराने में एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तो वहां से कोई एनर्जी रिलीज होकर नहीं आएगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है, ये ये तो नेगेटिव है, जबकि ये सारे क्या है? ऑल आर पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है, इसका मतलब स्टिल ये क्या होगा? हाईली पॉजिटिव। ठीक है, हाईली पॉजिटिव। इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया हमने सोचा था कि एनायन बनने में तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और हमने ये पढ़ा भी है, आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैटायन अगर किसी चीज़ का बनना है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कैटायन बनाने में लगने वाली एनर्जी कम होनी चाहिए, और जिसका एनायन आप बनाना चाहते हो उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए, active होनी चाहिए। इधर तो पॉजिटिव आ गई, तो जिसकी भी पॉजिटिव आती है उसको तो हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, और हाईली पॉजिटिव भी आ रही है, ये भी पॉइंट है कि जस्ट पॉजिटिव नहीं है, हाईली पॉजिटिव आ रही है। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये बात आपसे सभी लोग में पूछी जाएगी कि आखिरकार कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाता है, तो वहां पे भी आप ये वाला एक्सप्लेनेशन बता सकते हो। ठीक। अब इसके बाद टेट्रावेलेंसी के बाद जो दूसरी आप कार्बन के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं दैट इज कैटनेशन। चलो भाई, तो अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, दैट इज कैटनेशन। तो कैटनेशन क्या है?
कैटनेशन में आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन के पास जो है ना, कार्बन हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म bonds with other कार्बन एटम। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर स्टेबल ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का खुद का साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ क्या आएगी? बहुत कम। और बॉन्ड लेंथ कम आएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी? ज्यादा। ठीक। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब कैटनेशन, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। ठीक है। तो मॉलिक्यूल में बहुत सारे नए टाइप की वैरायटी आ जाती है कि चेन बन गई, एक चेन में से ब्रांचें निकल गई, एक रिंग बन गई, रिंग में से ब्रांचें निकल गई। ठीक है। तो इसलिए एक वैरायटी आ गई और इसका रीजन भी कार्बन ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे भाई। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। जैसे कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन बना सकता है डबल बॉन्ड, और कार्बन बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी। देखो, आपने देखा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सिंगल होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आपने देखा होगा। ठीक है। और भी कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड सिंगल होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं? कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आपने देखा होगा। अ, तो आपने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी देखा होगा, और भी कई सारे ट्रिपल बॉन्ड में देखे तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे टाइप के बॉन्ड कार्बन बना सकता है। सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से एक टाइप के कंपाउंड आएंगे, डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड होने की वजह से एक टाइप के कंपाउंड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से अलग टाइप के कंपाउंड आएंगे। किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है तो एक टाइप के कंपाउंड, दो हैं तो दो। मतलब बहुत सारी और वैरायटी भी कंपाउंड्स की आ सकती है। और उसका रीजन वापस से कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मतलब होता है। ये नहीं कि चार बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावेलेंसी का मतलब भी तो यही होता है, नहीं नहीं। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि एक से ज्यादा बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये 11th का है बेसिकली। आप सोचो तो ये वाला जो टॉपिक अभी हम बात करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी पे बात करते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है। तो देखो भाई, कार्बन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊंगा तो वो होगी 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है। तो ये इसकी वैलेंस शेल है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाली। तो अगर ये वैलेंस शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाली है तो यही हाइब्रिडाइजेशन में जा सकती है। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो कार्बन कैन हैव, ऐसा है, कार्बन कैन हैव sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन ही पॉसिबल है क्योंकि डी तो है ही नहीं इसकी वैलेंस शेल में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन इसके पास पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक ट्रिक वाले वे से सोचते हैं, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे कभी पूछा जाए तो देख के ही बता देंगे भाई इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वापस एक बार सोचते हैं कि कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 2s और 2p होती है। तो या तो अपनी s ऑर्बिटल यूज कर सकता है या p यूज कर सकता है।
तो कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? एक एस, एक पी एस पी, एक एस दो पी एस पी टू, एक एस तीन पी एस पी थ्री। इसके आगे कुछ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आओ चेक कर इन हाइब्रिडाइजेशन को। जैसे ट्रिक के तौर से सीखते हैं। लेट्स से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बिना कुछ सोल्व किए डायरेक्टली देख के कार्बन को कैसे बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन में है या नहीं है? तो बेसिक एक ट्रिक से है। ये तब होगा व्हेन कार्बन फॉर्म फोर सिंगल बॉन्ड्स। चार सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसका मतलब sp3। उसके बाद अगर sp2 की बात करें, sp2 हाइब्रिडेशन कब आता है बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन तब आता है व्हेन कार्बन फॉर्म टू सिंगल बॉन्ड्स एंड वन डबल। तो दो सिंगल और एक डबल। sp हाइब्रिडेशन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? दो केस पॉसिबल है, व्हेन कार्बन फॉर्म वन सिंगल एंड वन ट्रिपल। ठीक है। दूसरा केस पॉसिबल है व्हेन कार्बन फॉर्म टू नंबर वाले फॉर्म में लेते हैं, टू डबल। ठीक, वापस समझ लो भाई। अगर कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब sp3 है। दो सिंगल और एक डबल बनाया तो इसका मतलब sp2 है। और एक सिंगल एक ट्रिपल बनाया तो sp है, या फिर दो डबल बनाए तब भी वो क्या है? sp है। इसको निकालने का एक मेथड भी आप जानते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के यहाँ तक आए हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लगाते हैं। देखो जैसे अगर स्टेरिक नंबर हुआ टू तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर स्टेरिक नंबर हुआ थ्री तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अगर स्टेरिक नंबर हुआ फोर तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आपको बताइए कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन। ठीक है, क्लियर? ऐसे निकाल। तो सोचो कि अगर एक कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड में तो भैया सिग्मा ही होता है, तो चार सिग्मा हो गए। लोन पेयर तो कोई होगा नहीं, चार इलेक्ट्रॉन थे, चार बॉन्ड बनाने में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, लोन पेयर तो कोई है नहीं उसके पास में। इसका मतलब लोन पेयर जीरो और सिग्मा बॉन्ड चार। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ? फोर। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अगर दो बॉन्ड डबल है, दो बॉन्ड सिंगल है और एक बॉन्ड डबल है, तो दो सिंगल बॉन्ड में दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, और एक हो गया पाई। एक हो गया पाई। पाई वाले गिनते नहीं है बेटा, तो बस सिग्मा वाले ही गिनो। तो ये कितने हो गए? तीन। स्टेटिक नंबर थ्री मतलब sp2। उसके बाद sp में क्या होगा कि एक सिंगल और एक ट्रिपल। भाई ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक होता है सिग्मा और दो होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा ही होता है। तो टोटल मिला के यहाँ भी कितने हो गए? दो। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं अगर आपने ये सब सही सीखा है तो आप कुछ क्वेश्चनों का आंसर करो। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग मॉडल। देखो, अगर आपको कभी भी क्लास में कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाए, तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई टीचर है, टीचर का काम ही है क्वेश्चन सोल्व कराना, 2-3 मिनट हमसे उम्मीदें करेंगे और 2-3 मिनट के बाद खुद ही क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। अगर बेटा टीचर आपसे उम्मीदें कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उन उम्मीदों पर खरा उतरो।
और अगर आप उन उम्मीदों पर खरा उतरने की जगह यही करते रहे कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन सोल्व कराना, तो बेटा टीचर तो क्वेश्चन सोल्व करा के क्लास से चला जाएगा, लेकिन पेपर में नंबर लाना फिर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो अगर आप कभी भी किसी भी क्लास में कहीं भी बैठे हो, या कहीं भी कोई भी आपको कुछ कुछ सिखा रहा है और आप सीखने गए हो, तो आपके पास में डेफिनेटली सी बात है एक छोटी सी नोटबुक या कुछ जरूर होना चाहिए, जिसको आप खट से खोलो, खट से लिख के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। या उन्होंने हमें कोई बहुत शानदार सी बात बोली, खट से लिख लेते हैं, जैसे कि आप किसी का स्पीच सुनने गए या ऐसा कुछ सुनने गए। तो ये ना एक समझदार बच्चे की निशानी होती है, जो सीखना चाहता है। ठीक है, चल आओ। अ, अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बट मेरे को लगता है कि मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पॉज करके सोल्व कर ही लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं जरा इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो भाई, इस कार्बन पे नजर बनाते हैं सबसे पहले। इस कार्बन ने, ध्यान से देखो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, उस कार्बन ने एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब बेटा हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, हाइड्रोजन ने तो ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं दिया होगा। तो 3 हाइड्रोजन ने एक 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 करके 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SB3। अगर हम इस पे चले, तो इस कार्बन ने एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, ध्यान से देखो, ये रहा भाई कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। एक इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो क्या होगा? 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। बता दो भैया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? sp2। सिमिलरली इधर वाले को देखो, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ में 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, मतलब एक डबल, 2 सिंगल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? sp2। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? वो है ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें इस कार्बन ने, अब देखो वो दूसरे वाले मेथड से निकालते हैं, सिग्मा पाई वाले मेथड से। ये सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड सिंगल ही है, इसका मतलब 2 सिग्मा यहाँ से आ गए। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक यहाँ से आ गया। 3 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं, इसका मतलब ये है sp2। सिमिलरली ये भी है sp2। इस वाले को देखो ध्यान से, इसने कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया, इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड बनाए। और 2 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड की बात करें, तो इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई है, इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई, टोटल मिला के 2 सिग्मा हो गए। कोई लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ठीक है, चलते हैं तीसरे वाले पे। वैसे तो इस क्वेश्चन को देते टाइम मैंने आपके साथ एक छोटी सी चीटिंग की है, कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बेंजीन का दे दिया, और आपको पता नहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है। लेकिन बेटा, सब कुछ लिख के ही बताना पड़ा तो क्या फायदा है फिर। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में एक ही बात याद रखना, हम सीख भी लेंगे बाद में, कि हर एंड कार्बन, हर बैंड कार्बन, हर इंटरसेक्शन कार्बन, ठीक है, जहां पे भी लाइन बैंड हो रही है वो कार्बन है। जहां पर भी लाइन ऐसे छोड़ दी गई है फ्री ऐसे, तो ये वाला एंड क्या है? कार्बन है। ये ऐसे बैंड हो गई तो ये भी क्या है? कार्बन है। दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया तो ये भी क्या है? कार्बन। हर एंड कार्बन, हर बैंड कार्बन, हर इंटरसेक्शन कार्बन। जहां पर कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। इस पे IIT ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है। चलो आओ जरा देखते हैं। इस कार्बन को अगर हम देखें, तो इस कार्बन ने बेटा एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड इधर बनाया, 3 बॉन्ड बनाए। कार्बन तो 4 बनाते हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी। अगर हम इसकी बात करें, एक कार्बन, तो इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? एक सिग्मा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और सिर्फ इसी का नहीं, all carbons, all carbon atoms of benzene, ये बेंजीन है भाई, आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सारे के सारे sp2 होंगे, आप चेक करके देख लो। अब अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या था भाई, हमसे क्या पूछ लिया था? ये था C
ट्रिपल बॉन्ड एच एस। तो देखो भाई, इस कार्बन पे नजर बनाते हैं। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, सिग्मा है, सिंगल है तो सिग्मा है। कार्बन के साथ ट्रिपल बनाया, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, तो इसका मतलब दो सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये sp है। और सिमिलरली ये भी sp। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, अब उसके बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखो, ऐसे इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन्स जहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हमें नहीं दिखाई दे रही। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा बेटा, इसने भी तीन बॉन्ड बनाए, यहाँ आएगा। इस वाले ने भी तीन बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, इसने दो ही बनाए थे तो दो हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे भी दो हैं, और यहाँ पे भी दो हैं। अब निकालना चालू करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखते रहना भाई। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्बन की। कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो भैया 1 2 3, तीन सिग्मा, sp2। ओके, इस वाले पे चलते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। इसका मतलब sp3। सिमिलरली ये sp3, सिमिलरली ये sp3, सिमिलरली ये sp3। लेकिन अगर हम इसके पास जाएं, इसके पास, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तीन। इसका मतलब sp2, ये भी क्या? sp2। ठीक है, क्लियर? ये हमने इन सब के हाइब्रिडाइजेशन निकाली। ठीक है, बहुत इजी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में गड़बड़ कर गए तो फिर तो गड़बड़ है भैया। ठीक, आओ। अब ये एक बेसिक सी कहानी हमने डिस्कस कर ली, कार्बन में क्या क्या स्पेशल बात है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है थोड़ा सा चीज़ों को और बेहतर तरीके से इकट्ठा करनी। देखो, है क्या, आजकल हम क्या करते हैं, नाउ डेज वी जस्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो फिर से एक और नया वर्ड कोइन कर दिया गया है, दैट इज हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा किसको? हाइड्रोकार्बन को, एंड देन फिर उसके डेरिवेटिव्स को। चलो भाई, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो, नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रोजन में कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन पहचान के तो फॉर्मूले से तो पहचान आ ही जाएंगे। कैसा फॉर्मूला होता होगा इनका? इनका फॉर्मूला होता होगा CH टाइप का। ठीक, अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, सबसे पहला कैटेगरी अगर हमें बनानी हो, वो है एसाइक्लिक, जिनको आप एलिफेटिक भी बोलते हैं। इनमें क्या खास बात कि भैया नाम से पता है मेरे को, इसमें कुछ है ही नहीं। एसाइक्लिक मतलब रिंग नहीं है। मतलब ये क्या है? ये है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। देखो एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक लैंग्वेज जैसी है।
आप पहले उस लैंग्वेज को सीखोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरेगा, आप उस लैंग्वेज को अप्लाई करोगे, तब वो धीरे धीरे आपको आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आप सारी बातें सीख जाओ। ये टाइम के साथ साथ समझ आ जाएगा। कुछ भी, कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि भैया मैंने तो आईओसी पढ़ लिया, मेरे को तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को आती है, तो अगर मेरे को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो फिर तो मेरे को सारी बातें आनी चाहिए, मैं किसी का भी नाम ऐसे चिल आउट करते हुए लिख देना चाहिए मेरे को, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे 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 आपको समझ आएगा कि वो किसी का आयोपैक नेम लिखना, किसी का ट्रिवियल नेम लिखना, या किसी में आइसोमर्स ढूंढने, वो इतना बहुत बड़ा काम नहीं है जितना हमें लगता होता है। तो टाइम के साथ साथ आपको आराम से समझ आ जाएगा, जल्दी नहीं करनी है इधर। ठीक है भाई। आओ। अगर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करें जो ओपन चेन होते हैं, इसमें आपने फेमस फेमस नाम सुने होंगे, जैसे एल्केन। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में होता है होल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। दूसरे, एक होती है एल्कीन। एल्केन्स एल्कीन्स एल्कीन्स में क्या होता है? वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल। कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड क्या होता है? डबल होता है, बाकी सारे सिंगल ही होते हैं। फिर एक आती है एल्काइंस। इनमें क्या होता है? वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ट्रिपल। ठीक है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं एल्का डाइईन। नाम से समझ आ रहा है कि दो बार इन, मतलब वो चीज दो बार है जो एल्कीन के अंदर एक बार है, मतलब डबल बॉन्ड। वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज, सॉरी, वन नहीं, टू, टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर डबल। ठीक है। ऐसे ही धीरे करते करते इनको सबको समझ जाए, सीख जाए। अब ऐसी एक और बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, साइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसमें ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे साइक्लो एल्कीन। चीजों को बेटा लेयर बाय लेयर समझना। देखो ध्यान से, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, और एन बता रहा है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के नेचर को, और ये एल्क बता रहा है वर्ड रूट को, मतलब कितने कार्बन है इस बात को। लेट्स से मैंने कहा कि मुझे एक साइक्लोएल्कीन बनानी है जिसमें के पास तीन कार्बन हो, तो तीन कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, आपको बताइए। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ और वो है प्रोप एन, साइक्लोप्रोपेन, तो मुझे क्या लेना होगा? तीन कार्बन लेके एक क्या बना देनी होगी? रिंग। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए दो हाइड्रोजन, इसके लिए भी दो हाइड्रोजन। और इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? तो ये हो गया साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन है? तीन, तो हो गया प्रो। और उसके बाद सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ए, साइक्लोप्रो। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बनाए, तो एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल मैं इसे लिख देता हूँ इधर। हाँ नहीं, इधर जैसे ये CH2 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया? इसमें तो चार है, साइक्लो। उसके बाद ये क्या है? ब्यूट। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे ये है CH2 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 CH2, तो ये क्या है? साइक्लो। पांच कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं पेंट, साइक्लो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, साइक्लोपेंटेन। बहुत सिंपल। ठीक है। ओके, चलो भाई, ये तो हमने साइक्लोएल्कीन्स की बात की। साइक्लोएल्कीन्स भी हो सकती है। साइक्लोएल्कीन्स में क्या होगा? एक बॉन्ड डबल हो जाएगा, बस एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं।
ये है साइक्लोएल्कीन। देखो, साइक्लो है, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट, और एक बॉन्ड डबल है तो हो गया ई, साइक्लो ब्यूटी। ठीक है। डाइइन भी हो सकती है, साइक्लो एल्का डाइइन। जैसे किसी ने कहा कि ये बना, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। तो देखो भाई ध्यान से, ये क्या है, साइक्लिक है, यस। कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई। बाद में हम इनको रूल रेगुलेशन से भी सीखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको ना मॉलिक्यूल को देख के फील आनी चाहिए कि हाँ लग तो मेरे को ऐसा ही रहा है, यही है, ऐसे ही नाम होना चाहिए इसका। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको स्ट्रक्चर से नाम लिखना सिखाया जाता है, जबकि आपको जो चीज आनी चाहिए, मतलब घर जाके अगर आपको कभी भी नोट्स रिवाइज करने हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग वाले स्पेशली, तो क्लास में आपने डिस्कस किया है कि नाम से कैसे लिखते हैं, मतलब मोलिक्यूल अगर आपको दिया हो तो उससे नाम कैसे लिखते हैं, और बाद में आपको सीखना है कि अगर आपके पास नाम है तो उससे मोलिक्यूल कैसे ड्रॉ करते हैं। घर जाके ऐसे रिवाइज कर लो क्लास को, सिंपल। और आओ, नेक्स्ट एक और टाइप भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कैसे पता चलता है, कौन से होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी तो जस्ट कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी बेसिकली साइक्लिक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये बेंजीन, ये क्या होती है, एरोमेटिक। अभी के लिए आप याद रखेंगे, अभी आपको नहीं जानना है कि एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। जैसे कि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। तब तो ये बात है हाइड्रोकार्बन, बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया हमने हाइड्रोकार्बन का। अब हम चलें हाइड्रोकार्बन से आगे, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स पर। हो जाए, नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो, लेट्स से कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन को क्या कर दिया गया है के अंदर, हमने किया है कि रिप्लेस कर दो, रिप्लेस एच बाय अदर एटम या फिर ग्रुप, किसी एटम या ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन को, तो जो बनेगा वही क्या है, डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये जो ग्रुप या ये जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, जिनसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। ओके। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिनको हटा के, मतलब जिनको अ, लगा के, हाइड्रोजन को हटा के उनको लगा के हम नए नए टाइप के हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बना सकते हैं। उन फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, उनके नाम देखते हैं और उनके स्ट्रक्चर। चलो आओ, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर हम उसके बनाएंगे स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका। देखो भाई, ध्यान देना है बहुत ही इस टॉपिक के ऊपर। आओ, सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला हैलाइट्स। और ये कैटेगरी भी बहुत सोच समझ के बनाई गई है, ऐसे ही नहीं कि उठा के ऑर्डर भी ऐसे रेंडमली बना दिया है। हर चीज़ का कोई ना कोई यूज है, और उसको उस यूज के लिए ही बनाया गया। हैलाइट्स, हैलाइट का मतलब क्या होता है, हेलोजन, मतलब अगर कोई हेलोजन लगा हुआ, हेलोजन क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन सकते हैं, एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, अब फ्लोराइड बोलेंगे, फ्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, और आयोडीन आयोडाइड।
दूसरा नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2 लगा दिया अगर तो उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप। वहीं पे अगर हमने बोला ईथर, तो ईथर का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन है जो दोनों एंड से फ्री है। मतलब अच्छा ये एक कार्बन की चेन बनी हुई थी, ऐसे समझना, ध्यान से देखो ये था हमारे पास, हमने इसके अंदर एक ऑक्सीजन फिट कर दिया, तो देखो क्या बन गया, ऐसे। ये जो बना है ये भी इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ही है, ये है ईथर। ठीक। ओके। तो हैलाइड, नाइट्रो, ईथर्स। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप। नेक्स्ट इज अमाइन। अमाइन मतलब NH2 ग्रुप। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब डबल बॉन्ड OH। ऐसे इधर से एंड क्या फ्री है, मतलब यहाँ से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हटा के इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। ऐसे ये था मीथेन, यहाँ से इसको हटाया H को, इसकी जगह क्या जोड़ दिया ला के, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक। एल्डिहाइड होने के लिए क्या होना जरूरी है, देखो समझो। एल्डिहाइड होने के लिए होना जरूरी है कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के वाले, मतलब ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं इसको, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। और इधर भी या तो हाइड्रोजन लगाओ या कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ। ये डिस्कशन में जब फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज निकालने जाएंगे तब डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप जस्ट इस फोटो पे नजर बनाओ कैसा दिखाई देता है। ओके, C डबल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवंथ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके जैसे ही होता है, देखो ध्यान से, बस H की जगह क्या लगा होता है, OH। मोनोवेलेंट होता है, मतलब एक ही बॉन्ड फ्री होता है उसके पास में, एल्डिहाइड के। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्राइल, जिनको हम साइनाइड से बोलते हैं। नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में एक खास बात है, इनका जो कनेक्ट है वो कार्बन से चालू हो रहा है। दूसरी बात, ये तीनों ही मोनोवेलेंट। ये सिमिलरिटी ही यूज करेंगे हम आयुपैक नेमिंग में, इनको एक साथ पढ़ने टाइम। ओके, नाइन्थ पे। नेक्स्ट इज एस्टर। एस्टर क्या होता है, ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा कुछ। देखो ये एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब डाइवेलेंट तो इधर भी है, लेकिन वो दोनों साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, लेकिन ये नहीं। इसका एक हाथ कार्बन का है और एक हाथ ऑक्सीजन का है, तो ये डाइवेलेंट है लेकिन एसिमेट्रिकल डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अमाइड। अमाइड, अमाइड होता है इसका C डबल NH2। अमाइन और अमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो चीजें होती हैं वो भी हम क्लासीफाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट बेसिक बेसिक बातें लिख रहे हैं। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन कैसा होता है, कीटोन होता है ऐसा। फिर से देखो ध्यान से, ये भी जैसे एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है। इसका एक एंड फिक्स है कि हाइड्रोजन जुड़ा ही होगा, दूसरे एंड पे लगे हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, लेकिन इसके दोनों एंड फ्री हैं और दोनों पे से किसी पे हाइड्रोजन नहीं लग सकता, क्योंकि इधर हाइड्रोजन लगा तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है भाई, ये बातें हम वापस से भी डिस्कस करें। इसके बाद कीटोन डिस्कस हो गया, लास्ट में डिस्कस करते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये है एसिड। ठीक है, देखो ये भी डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, जैसा इधर, मतलब ये भी C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से फ्री है, ये भी C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से फ्री है। मतलब ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जरूर है लेकिन सिमेट्रिकल डाइवेलेंट है। ठीक है, ओके। तो ये फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया,
एक बार उस पर छोटी सी बातचीत करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंड देन फिर आगे की चीज़ों पर प्रोसीड करेंगे। देखो, चालू कर दें वापस से एक बार डिस्कशन, बिल्कुल स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला काम तो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी भाई। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए। इसमें तो कुछ इतनी बात नहीं है। पहले ब्रजेलियस का बिलीव ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। फिर वॉलर आए, उन्होंने यूरिया लैब में बना दिया, तो इसका मतलब ये वाली थ्योरी फेल हो गई। उस थ्योरी को एक और झटका दिया हरमन कॉल्ब ने, जब उन्होंने एसिटिक एसिड लैब में प्रिपेयर कर दिया, और उसके बाद तो लाइन लग गई। तो फिर ये जो लाइन पहले बोली जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि वो वाइटल फोर्स वाली कहानी क्या हो गई थी बेटा, खत्म हो गई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता था। तो अब बोला गया कि फिर क्या रीजन है, तो फिर बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो यूनिकनेस है उसका रीजन कोई वाइटल फोर्स नहीं, कार्बन है। कार्बन की यूनिकनेस है। तो फिर हमने देखा कि आखिरकार कार्बन में क्या खास बात है। तो हमने पढ़ा कि यह कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। कार्बन यूजुअली 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो कोवेलेंट ही बनाता है क्यों, ये हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ पर वो 4 नहीं बनाता वो भी हमने डिस्कस किया। फिर बारी आई कैटनेशन की। कार्बन के पास एक शानदार सी होती है जिस ability की वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब क्योंकि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की एक टेंडेंसी रखता है और दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब तभी बना सकता होगा ना जब वो बॉन्ड स्टेबल होता होगा। हाँ, ये बॉन्ड होते हैं स्टेबल। उसका रीजन है कार्बन का साइज होता है छोटा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ये एबिलिटी कार्बन के पास इतनी ज्यादा होती है। फिर कार्बन सिर्फ एक टाइप के बॉन्ड नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो सिंगल भी बनाता है, वो डबल भी बनाता है, वो ट्रिपल भी बनाता है। तो कई सारे टाइप के बॉन्ड भी बनाता है। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 sp2 sp। sp3 होने की वजह से आपको पता है कि उसकी ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राइडल, जीप टाइप का नेटवर्क स्ट्रक्चर बना सकता है। sp2 होने की वजह से वो इस टाइप का कुछ बन सकता है, और sp होने की वजह से वो इस टाइप का कुछ। तो ये अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन भी उसके बनने वाले कंपाउंड्स को एक अलग अलग वैरायटी प्रोवाइड करते होंगे, डेफिनेटली सी बात है। फिर ये तो हमने कुछ कुछ तरीके सीखे जिससे हम निकाल रहे थे कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। फिर हमने पढ़ा कि अब आखिरकार हम आज कैसे देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो हमें देखना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या देते हैं। तो हमने जाना कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन ही है तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता होगा। फिर हमने क्लासीफाई किया हाइड्रोकार्बन्स को। तो एक होते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कोई रिंग विंग नहीं होती, जैसे एल्केन हो गई, एल्कीन हो गई, एल्काइन हो गई, एल्काडाइन हो गई। ठीक है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ से पता चलता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बारे में। अगर इन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड है, इन लिखा है तो डबल बॉन्ड है, आइन लिखा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, और डाई इन लिखा है इसका मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है। अगर डाई आइन लिखा होगा तो 2 बार ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर हमने पढ़े साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिनके अंदर रिंग विंग होगी। तो जैसे इनके नाम में साइक्लो वर्ड ऐसे यूज कर देते हैं, या फिर वो अगर एरोमेटिक है तो अलग। तो साइक्लो एल्कीन, उसके बाद साइक्लो एल्कीन पढ़ा, वो वाले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा। फिर साइक्लो एल्काडाइन पढ़ा। फिर कुछ एरोमेटिक वाले पढ़े, कैसे पता चलता है कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, ये बात का डिस्कशन है, अभी का नहीं। फिर अब अपन आए डिस्कशन करने डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव आखिरकार बनते कैसे। अगर अपन एक हाइड्रोकार्बन ले और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे और उसकी जगह किसी और ग्रुप को चिपका दे, तो वो क्या बन जाएगा, उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये जो ग्रुप्स हम चिपका देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ये उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आई होप आप लोग को क्लियर होगी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ कुछ कनेक्ट करके कि देखते हैं कि अच्छा ये वाला डेरिवेटिव बना तो क्या बना क्या नहीं बना, ऐसे सोचते हैं। देख, एग्जाम्पल वही समझने की ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास ये CH4, इससे हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस H बाय OH। तो ये तो क्या था, एक एल्केन था। या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल CH3CH3, तो ये तो एक एल्केन था, हमने इससे एक हाइड्रोजन हटाया
और इससे OH जोड़ दिया। अब ये जो OH जुड़ा है ना बेटा, ये OH, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वही उसकी प्रॉपर्टी को के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब उसकी आइडेंटिटी वही है। मतलब अब ये क्या है? एल्कोहल। तो देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला, ये तो इथेन है, एक हाइड्रोकार्बन एक फ्यूल, जबकि ये तो इथेनॉल है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एल्कोहल। सिमिलर, आप देखो ये हमारे पास ये CH3, CH3 हमने क्या किया? वापस से रिप्लेस कर दिया H बाय COH। तो देखो क्या बन जाएगा? CH3 COH। देखो, ये तो एक एसिड बन गया। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बना सकते हो। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के बारे में। चलो, कार्बन को क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, देखो एक बात समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना स्टार्टिंग में चीजें ना थोड़ी थोड़ी डिस्कस होती हैं, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं, तो हमें पेशेंस के साथ उन सारी बातों को सुनना चाहिए। बाद में हम उनको अप्लाई करेंगे अलग अलग जगह। इधर ऐसा नहीं है कि आपको 20 मिनट का टॉपिक सिखाया जाएगा एंड देन फिर उससे को आपको अप्लाई करना होगा और खूब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर हो सकता है आपको बहुत हद तक चीजें सिखाई जाए एंड देन फिर एक साथ सारी अप्लाई कराई जाए। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, हर चीज को बहुत ध्यान से समझना है। हम कर रहे हैं कार्बन को क्लासिफाई, और कार्बन को क्लासिफाई करते हुए हम कैटेगरीज यूज करते हैं। सबसे पहले हमें एल्केन के अंदर किस किस तरह के कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन एल्केन्स। तो एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स में हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री कार्बन के बारे में। 1 डिग्री कार्बन, जिसको हम बोलते हैं, यस, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ये होता है कार्बन कनेक्टेड विद 3, ऐसे 3 अदर कार्बन। वहीं पे अगर हम बात करें 2 डिग्री कार्बन, मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं? वो जो, सॉरी, ये एक कार्बन से कनेक्ट हो, अदर कार्बन। जो 2 से कनेक्टेड होगा वो 2 डिग्री। जो 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, जिसको हम बोलेंगे टर्शियरी, वो होगा 3 से कनेक्टेड। और 4 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे क्वाटनरी कार्बन, वो कनेक्टेड होगा 4 अदर कार्बन से। हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है, उसी पे खत्म कर देंगे। एक कंपाउंड में ड्रॉ कर रहा हूँ और हम उसमें ढूंढेंगे कि कितने टाइप के इसमें कार्बन है, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री। बस आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखेंगे। 1 डिग्री होते हैं जो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, 2 डिग्री वो जो 2 कार्बन से जुड़े होते हैं। सिंपल सी चीज। इस कार्बन को देखो, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये है 1 डिग्री। सिमिलरली और ढूंढो आप लोग 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री हो भैया, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी सारे 1 डिग्री। अगर हम इस कार्बन की बात करें,
और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री। ये 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है। ये 4 से जुड़ा है, ये 40। ठीक है। इस तरीके से आप एल्केन के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन ढूंढ सकते। बहुत ईजी सा काम, और आपको आना चाहिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं कि हमें एल्कीन के अंदर कौन से कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। इन एल्कीन्स, एल्कीन के अंदर जिस कार्बन के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, दैट इज विनाइल कार्बन। किसे पता होना चाहिए? विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इस कार्बन पे ध्यान देंगे, इस कार्बन पे और इस कार्बन, ये ये वही वाला कार्बन है जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? ये भी आपको मन कर रहा होगा इसे बताने का, 1 मिनट वेट कर लो भाई, 1 मिनट के बाद बता देना, समय इतनी भी जल्दी नहीं निकलता। तो विनाइलिक कार्बन तो क्लियर हो गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वही है विनाइलिक कार्बन। अब इस विनाइलिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि क्या ऐसा लिख सकते हैं कि विनाइलिक कार्बन विल बी sp2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है sp2U। अब अगली बारी आती है एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से, ये होता है कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड या अटैच्ड विद विनाइलिक कार्बन। इन्हें क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या स्पेशल बात है? धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आगे समझ आता है। ठीक है। इधर तो जो किससे जुड़ा हो? विनाइलिक कार्बन से। तो जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें क्लासिफाई, भैया ये तो मेरे को दिख गया डबल बॉन्ड वाला है, तो ये तो विनाइलिक। और भैया ये वाला भी विनाइलिक है, ये वाला एलाइलिक है, और ये तो नॉर्मल है, नोट। याद रखना है, एलाइलिक कौन सा होता है? जो विनाइलिक से जुड़ा हुआ होता है उसको हम एलाइलिक बोलते हैं। कोई भी रेंडम को उठा के अपन क्या नहीं बोल सकते? एलाइलिक नहीं बोल सकते। एलाइलिक वो है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है जिसको हम विनाइलिक कार्बन बोल रहे हैं उससे जुड़ा हो। चलो भैया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और कार्बन को क्लासिफाई करने के बाद अब बारी आती है हाइड्रोजन को क्लासिफाई करने की, अल्कोहल को क्लासिफाई करने की, हैलाइड्स को क्लासिफाई करने की। चलो आओ, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल्स एंड हैलाइड्स। साथ में क्यों लिखें? क्योंकि एक ही तरीके से क्लासिफाई होते हैं। देखो ध्यान से, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कार्बन टू विच दे आर कनेक्टेड। वो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाता है। लाइक HO और हैलाइड, और उसे कनेक्ट कर दिया किससे? कनेक्टेड विद 1 डिग्री। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? आर नोन एज 1 डिग्री और प्राइम।
हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, और H है तो प्राइमरी अल्कोहल, और हैलाइड है तो प्राइमरी हैलाइड। ठीक। अब पावर समझते हैं, जिस कार्बन से लगे हुए हैं उसके हिसाब से इनको बताया जाता है। ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में उंगली है, तो ये किसके हाथ की उंगली है? मेरे हाथ की। तो इसका मतलब उंगलियां कैसे डिफाइन की जाती है, किसके हाथ की है वो, ऐसे। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन्स इन फॉलोइंग मॉड्यूल। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उसमें हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन्स बतानी है कि कितनी है। मॉलिक्यूल क्या है? CH3, CH2, CH, CH3, CH3, CH3। ओके, आओ चलो। सबसे पहली बात करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है। 1 डिग्री हाइड्रोजन ढूंढने के लिए 1 डिग्री कार्बन ढूंढना होगा। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये सारे 1 डिग्री हैं, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस वाले को देखेंगे तो ये 2 डिग्री है, इस वाले को देखेंगे 3 डिग्री, इस वाले को देखेंगे 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? उनको ऐसे मार्क कर देते हो, ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, और सब पे 3 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। इसका मतलब 1 डिग्री हो गई 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन हमें ढूंढना होगा, 2 डिग्री कार्बन, ये रहा 2 डिग्री कार्बन, और इससे हाइड्रोजन लगी हुई है तो दो, क्योंकि एक ही ऐसा है। फिर आया 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन में दो भैया, ये रहा 3 डिग्री कार्बन, तो है 1। अब बारी आती है 4 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से लगी हुई, जो पहले से 4 और कार्बन से लगा हुआ है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 उसने कार्बन के साथ ही बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन लगेगा कहाँ? लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब 4 डिग्री अल्कोहल जैसा भी कुछ भी नहीं होता। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा? आई हो, नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करो, चेक करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मार्क करना है, मार्क एंड एलाइलिक हाइड्रोजन। हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है, उसके अंदर हमें विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन मार्क कर। तो सबसे पहले तो वो कार्बन ढूंढने पड़ेंगे ना भैया, उन्हीं कार्बन को मार्क कर दो, विनाइलिक एलाइलिक को, तो उससे लगे हुए हाइड्रोजन मार्क हो जाएंगे। सबसे पहले इस कार्बन का नजर बना दो कि भैया ये तो इजी है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये भैया तो विनाइलिक है। ये कौन सा एलाइलिक? ये भी विनाइलिक है। तो विनाइलिक कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन भी क्या है? विनाइलिक है। तो ये हाइड्रोजन विनाइलिक है, ये हाइड्रोजन एलाइलिक क्या होता है? फिनाइलिक से जुड़ा हुआ, फिनाइलिक से जुड़ा हुआ। तो ये क्या है? एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक। तो ये कहा, तो टोटल एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और टोटल एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? वो है 5, क्योंकि 3 यहाँ है और 2 यहाँ। ठीक है। हाइड्रोजन ढूंढ लिए। देखते हैं, हमने अल्कोहल, देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है अल्कोहल में और हैलाइड में भी। तो देखते हैं कि क्या हम अल्कोहल ढूंढ सकते हैं। चलो आओ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्लासिफाई
फॉलोइंग एलाइड्स एंड कुछ एलाइड्स और एल्कोहल्स हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना है कि ये क्या है क्या नहीं, साथ साथ ही इसको। जैसे ही आपको चेक करना हो कि अल्कोहल कैसा है, हैलाइड कैसा है, पहले इसको कलर कर, मार्क कर लिया, बहुत बढ़िया बात। अब उससे जुड़े हुए कार्बन पे चलो, ये रहा, उस कार्बन की डिग्री चेक करो। 1 मिनट भैया, अभी चेक करता हूँ। एक कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरे कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है ये, सॉरी, ये क्या है, ये है 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये कि CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH3, तो ये तो हैलाइड है। हैलाइड पहचानने के लिए पहले हैलाइड मार्क कर लेते हैं। ये किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से भैया, एक से। ये कार्बन तो जाना पहचाना लग रहा है। तो हाँ भाई, विनाइल लिखा है तो बता दो ये भी क्या है, सॉरी, अल्कोहल तो है ही नहीं, हैलाइड। और उसमें भी क्लोराइड। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। सेम काम करने भाई, अल्कोहल को मार्क किया, उससे जुड़े हुए कार्बन को मार्क किया, उसको ध्यान से देखा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसको आप कहते हो, सॉरी, सॉरी नहीं कहते मतलब, तो उसका पड़ोसी है एलाइलिक। इसका मतलब ये अल्कोहल भी क्या है, एलाइलिक। ठीक है, ओके। एक और कर लेते हैं डिस्कस। CH3C, CH3 वापस से वही काम सेम, OH को मार्क किया, उससे जुड़े हुए कार्बन को मार्क किया, ये 3 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है टर्शरी एल्कोहल या फिर 3 डिग्री। समझ आती है। तो ये दो क्लासिफाई हो गए। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो एक बात जरूर अपने दिमाग में आती है कि भैया हमारा ना एक छोटा से भाई भी हैं, उनके बारे में देखते हैं हम, वो कहाँ आएंगे ऐसे। ये CH3। अब इसको अगर क्लासिफाई करना हो तो देखो, ये वाला कार्बन OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। सिमिलरली अगर ये हो तो इनको कहाँ क्लासिफाई करते हैं, इनके लिए लिखते हैं आर कंसिडर्ड एज प्राइम। इनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, प्राइमरीज की तरह ही कंसिडर। ठीक है, तो हमने कार्बन को क्लासिफाई करना सीख लिया, एल्केन के अंदर, एल्कीन के अंदर। ठीक है, फिर हमने हाइड्रोजन को क्लासिफाई करना सीखा, अल्कोहल को सीखा, और फिर हमने सीखा हैलाइड्स को। अल्कोहल, हैलाइड्स और हाइड्रोजन उनको सेम तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है कि जिस कार्बन से वो जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अब जब नोट में बात चली रही है तो एक और बात पे ध्यान देते हैं, देखो ध्यान से। कार्बन अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, या ऐसे लिख देते हैं, कार्बन अटैच टू कार्बोनिल कार्बन इज कॉल्ड एल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, एल्फा कार्बन। समझना जरा ध्यान से, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो करते हैं, कार्बोनिल कार्बन से क्या मतलब होता है। मान लो कि हमें किसी ने ये कंपाउंड दे रखा है ऐसा कुछ, और हम इस कार्बन के बारे में बात करें, तो देखो ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था,
सी डबल बॉन्ड ओ का जो कार्बन होता है उसको कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। अब ये कार्बोनिल कार्बन के जो बराबर वाली पोजीशन है इसको कहते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन को कहते हैं बीटा। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। तो अगर कोई पूछ ले कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, कितने अल्फा हाइड्रोजन? दो। और बीटा हाइड्रोजन्स कितने? तीन। ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पहचानना चाहिए ना। कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो उसके बराबर वालों को कहते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट वालों को बीटा, उससे नेक्स्ट वालों को गामा एंड सो ऑन। उसके बाद सेकंड, ऐसे किसी ने ये बना दिया CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो CH3। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप मार्क कर लो, ये हो गया हमारा कार्बोनिल कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा, इधर तो कोई नहीं है। तो बताओ बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? गिनती आती है ना, 3 और 2 5। और बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक कैटेगरी होती है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ऐसे ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखो, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन था, एक तरह का हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन हुआ, कार्बन का क्लासिफिकेशन हुआ, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हुआ। दो लोग ना थोड़े से अलग होते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस एंड अमाइंस। देखो अमाइंस क्या, सबसे पहले बात, अमाइन, अमाइंस ना 3 टाइप। एक होते हैं 1 डिग्री अमाइंस, जिनको हम प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं। दूसरे होते हैं 2 डिग्री अमाइंस, जिनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तीसरे होते हैं 3 डिग्री अमाइंस, जिनको हम टर्शियरी अमाइंस बोलते हैं। ठीक है? देखो 1 डिग्री अमाइन को कैसे पहचानते हैं? 1 डिग्री अमाइन होता है NH2, इधर एल्काइल ग्रुप लगा, डेफिनेटली से बात है। तो 2 डिग्री अमाइन को कैसे पहचानते हैं? वो होता है डाईवेलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी होती है 2, 2 बॉन्ड लग सकते फ्री होते हैं। ट्राईवेलेंट होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर NH2 दिख रहा है इसका मतलब वो प्राइमरी है, NH दिख रहा है इसका मतलब सेकेंडरी है, और N ही दिख रहा है इसका मतलब टर्शियरी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये नहीं सोचना कि तीनों अमाइन है तो वो सेम फंक्शन ग्रुप होंगे, नहीं। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 3 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम है अमाइड, इसीलिए साथ में पढ़ रहे हैं। अमाइड्स, 1 डिग्री अमाइड्स, अमाइड होता है ऐसा। NH2 दिख गया तो 1 डिग्री। 2 डिग्री अमाइड्स, सीख गया, मैं ऊपर वाले को अप्लाई कर देता हूँ नीचे। NH दिख गया तो 2 डिग्री। 3 डिग्री अमाइड, N दिख गया भैया। इसका मतलब ये वैलेंसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और सेम बात इधर, दे आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर हुई? तो आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, बेसिक सा इंट्रो किया था, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़े कार्बन के, हाइड्रोजन के, अल्कोहल के, अमाइन वगैरह इन सब चीज़ों के। तो ये काफ़ी हद तक हमारा एक बेसिक सी चीज़ें तैयार हो गई। नेक्स्ट वाली क्लास में हम चालू करेंगे होमोलोगस सीरीज से, जिसमें हम अलग अलग होमोलोगस सीरीज, एल्केन, एल्किल, एल्काइन, इन सब के जनरल फॉर्मूले लिखेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट मेंबर इनका क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे आप उसका आइडिया लगाते हैं।
ताकि आगे जाके आपको कुछ भी अजीब ना लगे। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईयूपैक नेमिंग, जो कि बहुत आसान सा सेक्शन है, और होपफुली नेक्स्ट वाली क्लास में उसको एंड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ अपने वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच। और क्लास को रिवाइज कर लेना भाई नेक्स्ट क्लास से पहले। ये कोई फ़ायदा नहीं होता अगर जस्ट आप ऐसे आ जाओ क्लास देखो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो क्लास ऑलवेज अटेंड करो, उस क्लास को नेक्स्ट वाली क्लास से पहले रिवाइज करो, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सी यू द नेक्स्ट क्लास।